जितने कवियों की प्रेम कथाएं मैंने पढ़ी हैं उनमें पाब्लो नेरूदा की प्रेम कथा मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। नेरूदा प्रेम के बहुत बड़े कवि थे और प्रेम ही जैसे उनके समूचे जीवन का व्याकरण था। यूं तो उनके जीवन में अनेक प्रेम संबंध थे, लेकिन मातिल्दा उर्रूतिया के साथ उनके रिश्ते में एक अलग ही एनर्जी दिखाई पड़ती है। दोनों की प्रेम कथा, उनका संग साथ, उनके संस्मरण, उनकी नोक झोंक के तमाम बातें, ये सब मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। पाब्लो नेरूदा चिली देश के कवि थे। उनके यहाँ तानाशाही आ गई, जिसके कारण नेरूदा को देश छोड़ना पड़ गया था। वो कम्युनिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, चारों ओर उनके दुश्मन भरे पड़े थे। उन दिनों उन्हें हर समय जान का खतरा लगा रहता। चिली का तानाशाह चाहता था कि नेरूदा के खाने में जहर मिला दिया जाए, इस तरह खामोशी से उनकी हत्या करवा दी जाए। नेरूदा के दोस्तों ने तय किया कि उन्हें मेक्सिको में एक घर में छुपा के रखा जाए। उस समय नेरूदा की तबीयत बहुत खराब थी, तो तमाम दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि उनके साथ किसी खास विश्वास पात्र को रखा जाए जो उनकी तीमारदारी भी करे और साथ साथ नेरूदा सुरक्षित भी रहें। किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशा जा रहा था जो पहले से प्रसिद्ध ना हो, जिसका नाम नेरूदा के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ ना हो। अगर नेरूदा के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ होता तो तानाशाह के जासूस उसे तुरंत पहचान जाते कि फलां व्यक्ति इस घर में बार बार आ रहा है, जा रहा है, इसका मतलब है कि इसके साथ नेरूदा भी यहाँ पर रह रहे हैं। तानाशाह के जासूस लगभग पूरे लैटिन अमेरिका में फैले हुए थे और नेरूदा की खोजाई तो ऐसे मच रही थी जैसे कि क्या कहा जाए। तो बहुत खोज पड़ताल के बाद एक दोस्त ने कहा कि मैं एक ऐसी उभरती हुई गायिका को जानता हूँ जो कि बहुत अच्छी है और जो नेरूदा के साहित्य से खासा परिचित भी है, जो गिटार पर धुनें बना बना के नेरूदा की कविताएं गाया करती थी। उस लड़की का नाम था मातिल्दा उर्रूतिया। वो भी चिली की रहने वाली थी और नेरूदा की केयर टेकर बनने के लिए वो तुरंत राजी हो गई। और जैसे ही वो नेरूदा के पास पहुंची, दोनों के बीच प्रेम हो गया। तबीयत ठीक होने के बाद नेरूदा को मेक्सिको में भी खतरा जान पड़ने लगा, तो उन्होंने वो देश भी छोड़ दिया और वहां से यूरोप चले गए, लेकिन मातिल्दा उर्रूतिया उनके पीछे मेक्सिको में ही टिकी रह गई। कुछ समय बीत गया। नेरूदा ने किसी तरह व्यवस्था की कि मातिल्दा को भी यूरोप बुलवा लिया जाए। उन्होंने मातिल्दा को बर्लिन के पुस्तक मेले में बुलवा लिया। नेरूदा बहुत इंतजामी किस्म के आदमी थे और सारी व्यवस्था वो ऐसे करते थे जैसे कोई खुफिया एजेंट। यानी एयरपोर्ट से एक गाड़ी मातिल्दा को पिक करेगी, रास्ते में उस गाड़ी को बदल दिया जाएगा, फिर वो पहली से दूसरी जगह पहुंचेंगी, दूसरी से तीसरी जगह और तीसरी जगह से वापस पहली जगह पहुंच जाएंगी और वहीं पर उनकी मुलाकात नेरूदा से होनी थी। अब इस पूरे इंतजाम को देख करके, इस खुफिया व्यवस्था को देख करके मातिल्दा एकदम उत्साहित हो गई। और जब वो पहुंची होटल में, फिक्स जगह में जहां पर दावत चल रही थी, वहां जब पहुंची तो नेरूदा और उनके दोस्तों को देख करके एकदम से आतंकित हो गई। नेरूदा ने उनकी मुलाकात करवाई तुर्की कवि नाजिम हिकमत से। नाजिम हिकमत भी प्रेम के बहुत बड़े कवि थे और क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो नाजिम जो हैं वो पाब्लो नेरूदा के इस प्रेम संबंध के बारे में पहले से जानते थे। वो मातिल्दा को देर तक देखते रहे। अब नाजिम हिकमत थे 6 फुट, 6.25 फुट के इंसान और मातिल्दा छोटी सी। तो अचानक नाजिम हिकमत ने मातिल्दा को गोद में उठा लिया और उनका माथा चूमते हुए बोला, नेरूदा की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई अप्रूव, मैं इस लेडी को अप्रूव करता हूं। मातिल्दा तो एकदम से दंग रह गई, ये क्या हो गया। जिस रिश्ते को छिपाए रखने के लिए मातिल्दा हर समय खामोश रहती थी, कभी अपनी जुबान पर नेरूदा का नाम भी नहीं आने देती थी, उस रिश्ते के बारे में नेरूदा अपने दोस्तों से बेहिचक बात करते हैं, ये देख करके तो मातिल्दा का दंग रहना लाजमी था। थोड़ी देर बाद क्यूबा के कवि निकोलास गियन उस दावत में कहीं से टहलते हुए आए और पाब्लो नेरूदा की तरफ देख के बोले, ओह, तो ये है मातिल्दा, दिन रात तुम इसी की बातें करते हो। इतना कहने के बाद निकोलास गियन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगे। मातिल्दा,
ये सब देख के और हैरान होती रहीं। उसके बाद वो किताबों और दोस्तों के बीच यहाँ वहाँ भटकती रहीं। नेरूदा अपने कार्यक्रम में उलझे रहे। शाम हो गई। नेरूदा ने मातिल्दा से कहा, सुनो, गाड़ी तुम्हें होटल तक छोड़ देगी, तुम जल्दी से होटल पहुंच जाओ, वहां कमरे में तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा हुआ है। अब मातिल्दा का पूरा दिन तो किसी सीक्रेट एजेंट की तरह बीता था। वो सोच में पड़ गई कि उन्हें यूरोप रुकना भी चाहिए या यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये तो हर जगह एकदम रहस्यमयी हालात बने हुए हैं। तो जैसे ही वो होटल के अपने कमरे में पहुंची, दरवाज़ा खोला, देखती है भीतर नेरूदा और नाजिम हिकमत पहले से मौजूद हैं। मातिल्दा को हैरान देख कर के दोनों ठहाका मार के हंसने लगे और नाजिम हिकमत एकदम नाटकीय अंदाज में बोलने लगे, उंगली से इशारा करते हुए कि मैडम, ये है आपका तोहफा, हमारे समय का सर्वश्रेष्ठ कवि आपको मैं तोहफे में देता हूं। मातिल्दा को नेरूदा पहले से मिले हुए थे, लेकिन नाजिम हिकमत की ये बात कहते ही मातिल्दा को महसूस हुआ कि हाँ, अब महाकवि पाब्लो नेरूदा मेरे अधिकृत प्रेमी हो चुके हैं। मातिल्दा ने मेक्सिको में जिस नेरूदा को जाना था, वो जान बचाने की खातिर सबसे छिपे बैठे बीमार नेरूदा थे। असली नेरूदा तो यहाँ बैठे हुए थे, मुसीबत के सबसे गाढ़े पलों में भी गगन भेदी ठहाके लगाने वाले पाब्लो नेरूदा, और अक्सर करीबी दोस्तों को किसी न किसी तरीके से चौंका देने वाले पाब्लो नेरूदा। अगले कुछ दिनों तक नेरूदा और मातिल्दा दोनों ने यूरोप में साथ घूमते हुए समय बिताया। दोनों रोमानिया के जिस मकान में ठहरे थे, उसकी केयर टेकर एक रोमानियन औरत थी जो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि न तो ये लोग उसकी भाषा समझ पाते और न ही वो इनकी भाषा समझ पाती। फिर भी दोनों आपस में इशारों में बात करते और एक दूसरे की बातों को संगीत की तरह सुनते। एक सुबह नाश्ते के दौरान एक मज़ेदार किस्सा हो गया। पाब्लो नेरूदा ने उस महिला से अंडे उबालने के लिए कहा। अब अंडों की संख्या बताने के लिए उन्होंने जनरली 2 उंगली उठा के इशारा किया कि 2 अंडे उबाल देना। केयर टेकर मुस्कुराई और उसके बाद 11 उबले हुए अंडों के साथ लौटी। अब रोमानिया में, उस गांव में, उस पूरे इलाके में 2 उंगली का मतलब 2 नहीं होता था, बल्कि 11 होता था। अभी पता नहीं क्या सिस्टम था, लेकिन मातिल्दा और रूतिया ने अपने संस्मरणों की किताब में यही किस्सा लिखा हुआ है। तो उसके बाद वो जितने भी दिन उस केयर टेकर के पास रहे, दोनों एक दूसरे को देखते ही ठहाके लगा के हंसने लगते थे। 2 या 11। मेक्सिको में मातिल्दा नेरूदा के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 3 माह में ही उनका गर्भपात हो गया था। उसके बावजूद मातिल्दा नेरूदा के साथ कोई लंबा भविष्य नहीं देख पा रही थी। उन्हें लगता था कि महाकवि हैं, एक उनके अच्छे दोस्त हैं जिससे बेशुमार चुहल की जा सकती है। एक छोटा मोटा अफेयर साथ में जो हो गया है, ये कोई बहुत आगे तक जा नहीं पाएगा। और इस कवि की कविताएं, जो कि मैं पहले भी रोते हुए पढ़ती थी, आज भी रोते हुए पढ़ती हूँ, इसकी किताब तकिए के नीचे रख के सोती हूँ, इसके साथ क्या एक लंबा समय गुजारा जा पाएगा? पाब्लो नेरूदा और मातिल्दा उर्रुतिया के रिश्ते के इन शुरुआती दिनों में जो एक ख़ास किस्म की अगंभीरता थी, एक व्यथा थी, दोनों के बीच तेज़ आकर्षण था एक दूसरे को लेकर के। इन सारी अनुभूतियों को नेरूदा के कविता संग्रह द कैप्टेन्स वर्सेस की कविताओं में देखा जा सकता है। नेरूदा ने ये कविताएं मातिल्दा के साथ यूरोप में बिताए गए समय में ही लिखी थी। वो क्या करते, कविता लिखते, मातिल्दा को उस कविता की पुर्जी थमा के कहते, जब तुम्हारे पास कोई भी ना हो, तुम अकेले बैठी रहो, तब इस पुर्जे को पढ़ना। मातिल्दा अपने कमरे में रात रात भर एक ही कविता पढ़ती रहती और महाकवि की उन कविताओं पर हैरान होती रहती। लेकिन साथ ही साथ वो डरती भी थी। उन्हें लगता था कि ये छिपा हुआ रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एक दिन नेरूदा हमेशा के लिए चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ऐसे किसी दुख को वो पहले से ही दूर भगा देना चाहती थी। कई दिनों तक मातिल्दा के मन में उथल पुथल मचती रही। वो उस रिश्ते के बारे में लगातार सोचती रही और एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं नेरूदा के साथ नहीं रहूंगी, मैं मैक्सिको लौट जाऊंगी। अब नेरूदा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिशें की।
उनके करीबी दोस्त वही निकोलास गियन, क्यूबा वाले कवि, जो रहस्यमयी अंदाज में मातिल्दा को देख के मुस्कुराया करते थे, वो बार बार मातिल्दा के पास आने लगे नेरूदा के कहने पर कि मत जाओ, मेक्सिको मत जाओ, नेरूदा के साथ रहो। लेकिन मातिल्दा ने तो किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया और एक दिन दोनों अलग हो गए। मातिल्दा पेरिस आ गई, उसी मकान में रहने लगी जो मकान नेरूदा ने उनके लिए किराए पे लिया था, और कुछ दिन वहां रहने के बाद उन्हें मेक्सिको के लिए रवाना हो जाना था। जबकि दूसरी तरफ नेरूदा यूरोप में भटकते रहे, इस शहर से उस शहर, इस देश से उस देश। कुछ कुछ दिनों में ही नेरूदा अपनी जगह छोड़ देते थे, क्योंकि जान के लिए तो उनका खतरा था ही। तो तमाम कोशिशों के बाद भी मातिल्दा उर्रुतिया पेरिस से मेक्सिको जाने का टिकट खरीदने लायक हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके मन में उहापोह, उथल पुथल लगातार मची रहती थी कि सच में पेरिस में रहूं या मेक्सिको लौट जाऊं, नेरूदा के साथ रहूं या नेरूदा को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लूं। वो उन्हें छोड़ करके, उनका साथ छोड़कर बीच यात्रा से पेरिस में आकर रहने तो लग गई थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उनके मन में अभी तक कोई स्थायी फैसला नहीं हो पाया था। इसी उथल पुथल में, ऊहापोह में उन्होंने पेरिस में पूरा 1 महीना गुजार दिया। पीड़ा, अवसाद, दुख, ऊहापोह, इन सब के बीच वो लगातार प्रतीक्षा भी करती रहीं, जो प्रेमी की प्रतीक्षा होती है, प्रेम की प्रतीक्षा होती है, कि शायद इस बीच में नेरूदा एक बार उनसे मिलने के लिए आ जाए, शायद एक बार कोई चिट्ठी ही लिख दें, शायद कोई फोन कर दें कि मत जाओ, निकोलास गियन को मनाने के लिए भेज रहे हैं, हो सकता है खुद आ जाए मनाने के लिए। मातिल्दा के भीतर ये इंतजार लगातार चलता रहा। 1 महीना पूरा होते होते तो मातिल्दा को ये लगने लगा कि लौट जाने का उनका फैसला गलत था। लेकिन जितनी ढिठाई से और जितनी बेरुखी से वो पाब्लो नेरूदा को बीच सफ़र में छोड़ के आई थी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खुद ही अपने दुख को स्वीकार कर लें और नेरूदा को खोज के उनसे ये कह सकें कि तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। जिस दिन उन्होंने मेक्सिको का टिकट खरीदा, उसी शाम उन्हें नेरूदा का फोन आया। नेरूदा की आवाज सुनते ही मातिल्दा एकदम से खिल उठी। लेकिन नेरूदा ने एकदम रूखी सी आवाज में कट कट सिर्फ एक लाइन कही, कल दोपहर को कहीं मत जाना, तुम्हारे पास एक पार्सल भेजा है मैंने। मातिल्दा को लगा कि नेरूदा की नई किताब आने वाली है, शायद उन्होंने वही उन्हें भिजवाई है। फिर भी उन्हें बहुत खुशी हुई कि नेरूदा ने आखिर उन्हें फ़ोन तो किया। उन्हें अच्छा लगा कि पाब्लो नेरूदा ने अभी तक उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं किया है, वो अब भी उनके लिए कोई पार्सल, कोई तोहफा भेज रहे हैं। अगला दिन आ गया। अगली दोपहर वो इंतज़ार करने लगी। शाम हो गई लेकिन कुछ नहीं आया। रात को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मातिल्दा ने लपक के दरवाज़ा खोला तो सामने नेरूदा की एक पत्रकार दोस्त खड़ी हुई थी। उस पत्रकार दोस्त से मातिल्दा की भी अच्छी खासी बनती थी और वो एक दूसरे को पहचानते थे। तो उस पत्रकार दोस्त को सामने देख के वह हैरान रह गई। उसने बताया कि वो अभी अभी प्राग से फ्लाइट से चली आ रही है। अंदर बैठ के दोनों थोड़ी देर बात करते रहे। मातिल्दा तो बहुत उत्सुक थी, क्यूरियस थी। उन्होंने उस दोस्त से पूछा, मेरा कोई पार्सल आने वाला था, नेरूदा मुझे कोई पार्सल भेजने वाले थे, क्या तुम वो पार्सल लाई हो? तो उस दोस्त ने कहा, मैं ही तुम्हारा पार्सल हूं, मुझे पाब्लो नेरूदा ने भेजा, मैं अपने आप नहीं आई हूं। फिर दोस्त ने कहना शुरू किया कि नेरूदा देखो बीमार हो गए हैं, एकदम दुबले हो गए हैं, हमेशा उदास रहते हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, देखो कितने चिड़चिड़े हो गए हैं, अब तो सारे दोस्त भी उनसे दूर भागने लगे हैं, जब उनसे बात करने जाओ तो काटने को दौड़ते हैं। आज सुबह सुबह मेरे पास उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे नींद से जगा दिया और बोला कि तुम्हारा टिकट तैयार है, एयरपोर्ट पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम प्राग एयरपोर्ट से सीधे पेरिस पहुंचो और मातिल्दा को पकड़ के मेरे पास ले आओ। मातिल्दा को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जताने लगी
नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने तो देखो मेक्सिको का टिकट खरीद लिया है। मुझे तो लौटना है वहां पर। मैं तुम लोगों के और खासकर पाब्लो नेरूदा के इस प्रस्ताव के बारे में सोचूंगी और मेक्सिको पहुंच करके चिट्ठी में जवाब लिख दूंगी कि मैं अगले महीने या बाद में कभी तुम्हारे पास आऊंगी या नहीं आऊंगी। अब मातिल्दा के इन भोली बातों को सुन के वो पत्रकार दोस्त जोर से हंसी और बोली, लगता है तुम अभी भी पाब्लो नेरुदा को जान नहीं पाई हो। इतना समय नहीं होता उसके पास। ये देखो, ये सुबह की टिकट है, हम दोनों की टिकट है। दोनों को सुबह जिनेवा पहुंचना है। वहां एयरपोर्ट के बाहर एक कैफे में पाब्लो नेरुदा बैठ के हमारा इंतजार कर रहा होगा। और हाँ, सुन लो, ऐसे नहीं चलोगी तो मुझे मजबूरन पेरिस से अपने कुछ दोस्तों को बुलाना होगा। हम सब तुम्हें उठा ले जाएंगे, क्योंकि ऐसा पाब्लो नेरुदा ने कहा है कि अगर वो अपनी मर्जी से आने के लिए तैयार ना हो तो उसे किडनैप कर लेना। अब मातिल्दा तो वहीं बैठ के रोने लगी, सुबकने लगी। जो चीज वो अपने मन ही मन में सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाए, कि कुछ ऐसा हो जाए कि पाब्लो नेरूदा अपने आप मुझे बुला लें, अब वही चीज हो गई। तो एक बहुत जज्बाती पल मातिल्दा उर्रूतिया के जीवन में ये आया था। अगले दिन, अगली सुबह बाकायदा दोनों ने फ्लाइट पकड़ी और मातिल्दा उर्रूतिया जिनेवा के उसी कैफे में पाब्लो नेरूदा के साथ मिली। और उसके बाद दोनों ने एक लंबा समय साथ गुजारा, प्यार का समय, अच्छा समय। ये एक अद्भुत प्रेम कहानी है, एक कवि और कवि की प्रेरणा की कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में प्रेम पर वीडियोस की मेरी ये ख़ास सीरीज़ चल रही है। आप इसे देखिए। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। और अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।